Assalamu alaikum, second year biology students. So today our topic is the sliding filament model of muscle contraction from our chapter 16 support and movement. तो बेसिकली जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल था मसल कॉन्ट्रैक्शन का वो ह्यूज हक्सले और जीन हैंसन ने 1954 में हमें दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन सार्कोमियर शॉर्टन, अच्छा इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब सार्कोमियर जो है वो शॉर्ट होता है, सार्कोमियर क्या है, जेड लाइन का रीजन है बेसिकली, जब वो शॉर्ट होता है तो थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो मौजूद होते हैं यानी कि एक्टिन एंड मियोसिन फिलामेंट, ये दोनों अपनी लेंथ को चेंज नहीं करते। यानी कि जेड लाइन का मिडिल रीजन जब शॉर्ट होना शुरू होता है तो जो थिन एंड थिक फिलामेंट्स होते हैं वो अपनी लेंथ को चेंज नहीं करते, दे जस्ट स्लाइड पास्ट वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करते हैं विद द थिन फिलामेंट्स मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, यानी कि अपने थिन फिलामेंट्स के साथ सार्कोमियर के सेंटर पे जो है वो मूव होना शुरू होते हैं। अच्छा, एज दिस अकर्स द एज जोन एंड आई बैंड्स गेट नैरोअर। अच्छा, नैरोअर का मतलब होता है तंग होना या छोटा पड़ जाना। अच्छा, जब भी हमारी मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो क्या होता है, जो सार्कोमियर्स होते हैं वो अपने आप को शॉर्ट नहीं करते, बल्कि शॉर्ट होने के बजाय वो क्या करते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर यानी कि थिक एंड थिन फिलामेंट्स वो क्या करते हैं, स्लाइड करना शुरू होता है। बिल्कुल इस तरह जैसे दो टीम्स आपस में टग ऑफ वार खेल रही होती हैं और वो क्या कर रही हैं, पुल कर रही हूँ, सही है, सार्कोमियर के सेंटर को, ठीक है। और जब ये होता है ना तो कुछ पार्ट्स जो है वो नैरोअर हो जाते हैं यानी कि तंग हो जाते हैं, कुछ वाइडर हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, और जो इनके एंड पे मार्कर्स मौजूद होते हैं वो आपस में क्लोज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सार्कोमियर को और ज़्यादा शॉर्ट करना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी मसल्स क्या करती हैं, मूव होना शुरू होती हैं, ठीक है। अच्छा, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बेसिकली कुछ सब स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है क्रॉस ब्रिज साइकिल, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्रॉस ब्रिज साइकिल की बात करें तो ये साइकिल कुछ इस तरह से, ये कब शुरू होती है, जब मसल्स फाइबर स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट का मतलब कोई भी चेंज, ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलेटेड बाय रिसीविंग द नर्व इम्पल्स, ठीक है। यानी कि कोई भी नर्व इम्पल्स बेसिकली मैसेजेस आएँ, जब मैसेजेस जो हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हों यानी कि चेंज के ज़रिए डिटेक्ट होना शुरू हों, और उनको कौन डिटेक्ट कर रहा है, मसल फाइबर डिटेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं, एट मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्या है, स्पेशलाइज रीजन है सार्कोलेमा का, जो बेसिकली कैल्शियम आयंस को इंटर करता है, अलाउ करता है इंटर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं फिर, रिलीज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन दैट ओपन्स द प्रोटीनिक गेटवे इन टी ट्यूब्यूल्स। इसका मतलब ये है कि मोटर एंड प्लेट जो बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो रिलीज़ कराते हैं, इसी तरह इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या रिलीज़ कराते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ कराते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है, कुछ प्रोटीनिक गेटवे टी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो खुलना शुरू होते हैं, जिसकी मदद से डिफरेंट कैल्शियम आयंस जो है वो इंटर करते हैं एंड देन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली क्या है, वो स्टोर प्लेस है, स्टोर एनर्जी प्लेस है, जहाँ पे चीज़ें जो है वो स्टोर होती हैं या रिलीज़ होती हैं। तो इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर क्या होता है, रिलीज़ भी होती हैं और स्टोर भी होती हैं कैल्शियम आयंस, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो इनिशिएट होती हैं यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती हैं, सही है। अच्छा, देन क्या होता है कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये रिलीज़ तो हो जाते हैं, फिर ये थिन फिलामेंट कौन, एक्टिन, सही है। इन एक्टिन के पास जो दो प्रोटीनिक गेटवे होते हैं, बेसिकली ट्रोपोनिन, गेटवे नहीं प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमियोसिन, सही है। तो ये जो एक्टिन थिन फिलामेंट है इसके ट्रोपोनिन से ये कैल्शियम आयंस क्या होते हैं, बाइंड होना शुरू होते हैं, और ये बाइंडिंग क्या करती है, डीपोलराइज कराती है ट्रोपोमियोसिन को। डीपोलराइज क्या है, बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो सेल मेम्ब्रेन का चेंज होता है, सही है। तो ये क्या करवाते हैं, बेसिकली ये जो बाइंडिंग है ये ट्रोपोमियोसिन की डीपोलराइजेशन कराते हैं, यानी कि उनके इलेक्ट्रिकल चार्ज को चेंज कराते हैं अलोंग द एक्टिन फिलामेंट, यानी कि ये सारा काम एक्टिन फिलामेंट के अंदर हो रहा होता है, विच इन टर्न ट्विस्ट एंड एक्सपोसेस द मियोसिन बाइंडिंग साइट, जो बेसिकली क्या करते हैं, मतलब ट्विस्ट करते हैं, टर्न ट्विस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, मियोसिन को
एक्सपोज कराते हैं बाइंडिंग साइट्स पे जो बेसिकली एक्टिन मोनोमर्स पे जो है वो लोकेट हुए होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, द मियोसिन हेड राइजेस बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अच्छा, हमारे पास एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है बेसिकली एनर्जी, जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। ये जो है ना एनर्जी को कैरी करके सेल्स तक लेके जाता है एटीपी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मियोसिन का जो हेड होता है बेसिकली वो बिल्कुल ऊपर जाता है एक लिवर की तरह। लिवर क्या होता है, एक सिंपल मशीन होती है बेसिकली जो लिफ्टिंग या मूविंग या चेंजिंग डायरेक्शन में हेल्प कराती है। तो ये जो मियोसिन का हेड होता है बिल्कुल लिवर की तरह ना ऊपर जाता है और एक एनर्जी को यूज़ करते हुए जाता है जिसे हम एटीपी कहते हैं। और ये एनर्जी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, बेसिकली सेल की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो इस एनर्जी के ज़रिए जो है वो मियोसिन का हेड जो है वो ऊपर जाता है और जब मियोसिन का हेड होल्ड करता है एटीपी को तो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम कर रहा होता है ये। लेकिन क्या होता है, बट देन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम के ज़रिए, जैसे हम एटीपेस भी कहते हैं, एटीपी जो है ना वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है इस एंजाइम के ज़रिए, एटीपेस के ज़रिए। और वो दो पार्ट्स में पहला नेम होता है एडीपी और दूसरा होता है फोस्फेट, ठीक है। ये जो स्प्लिटेशन होती है इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, मियोसिन का हेड जो है वो मूव अप करना शुरू होता है और हमारी जो मसल्स हैं वो दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेडी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, देन क्या होता है, बोथ एक्टिन एंड मियोसिन फिलामेंट्स आर क्रॉस लिंक टू फॉर्म आ क्रॉस ब्रिज। अच्छा, ये क्या करते हैं, बोथ एक्टिन और मियोसिन फिलामेंट्स ये क्रॉस लिंक करते हैं ताकि एक क्रॉस ब्रिज जो है वो बनाएं। जब ये क्रॉस लिंक करके एक क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, इस एक्शन को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, मियोसिन को अलाउ किया जाता है कि वो एक्टिन फिलामेंट को पुल करें एम लाइन के टुवर्ड्स, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मियोसिन जो है वो एक्टिन को जो है वो पुल अप करता है, जिसकी वजह से सार्कोमियर शॉर्ट होता है और फिर जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अच्छा, एम लाइन के टुवर्ड्स, यानी कि एम लाइन जो है बेसिकली एम बैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सार्कोमियर के सेंटर में मौजूद होता है, जिसे हम बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी कहते हैं मसल फाइबर का। तो ये जो एम लाइन होती है इसके टुवर्ड्स जो है वो मियोसिन को अलाउ करा जाता है कि वो एक्टिन फिलामेंट को जो है पुल करे, जिसकी मदद से क्या होता है, सार्कोमियर ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट होता है और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, देयर बाय शॉर्टनिंग द सार्कोमियर। अच्छा, एडीपी एंड फोस्फेट आर रिलीज ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। ये तो हमें पता ही है कि एडीपी और फोस्फेट यानी कि ये दो चीज़ें जो मिलके बनी थी, सही है, स्प्लिट होने के बाद ये क्या होती हैं भाई, रिलीज़ होती हैं पावर स्ट्रोक के दरमियान। मियोसिन रिमेन अटैच टू द एक्टिन अंटिल अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बाइंड्स। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, होता बेसिकली ये है हमारी मसल्स के अंदर के मियोसिन जो एक प्रोटीन है वो एक्टिन के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। एक्टिन अनदर प्रोटीन है, ये जो है वो कनेक्ट रहता है एक्टिन के साथ जब तक एक नया एटीपी मॉलिक्यूल ना आ जाए, सही है। एटीपी बिल्कुल एक की तरह काम करता है जो मियोसिन को बेसिकली अनलॉक करता है और एक्टिन से अलग कराता है और इन दोनों को सेपरेट कराता है, ठीक है। यानी कि एटीपी ऐसा मॉलिक्यूल है, अगर वो आ गया तो वो क्या कराएगा, मियोसिन को एक्टिन से अलग कराएगा और उनको सेपरेट कराएगा। जब ये हो जाता है तो मियोसिन जो है वो दोबारा से सेट हो जाता है ताकि वो अपना काम दोबारा से स्टार्ट करे, जैसे स्प्रिंग की रिकॉइलिंग होती है ना, बिल्कुल इस तरह से। और फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है, कैल्शियम आइंस वहाँ पे आते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, एक नया राउंड लगाते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, बिल्कुल इस तरह जैसे स्टॉप एंड स्टार्ट प्रोसेस हो कि आप अपनी मसल्स को तभी मूव करा रहे हैं जब उनको ज़रूरत है, सही है। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द मियोसिन हैड resumed their starting position and are ready to begin a new sequence of actin binding. Okay, thus the presence of further calcium ion will trigger a new contraction cycle. Okay, का मतलब यही है कि दोबारा से जो है वो कैल्शियम आयंस की मदद से दोबारा एक नया कॉन्ट्रैक्शन साइकिल करा जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ज़्यादा मूव करती हैं। आई होप ये साइकिल बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्रॉस ब्रिज साइकिल। नाउ लुक अप टू द रिलैक्सेशन। अच्छा, व्हेन नर्व इम्पल्स सीजेस मीन्स रुक जाना, ठीक है। जब नर्व का हमारी सिग्नल मसल्स के पास जो है वो रुक जाता है तो हमारी मसल्स क्या करती है, रिलैक्स होना शुरू होती हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे एक केमिकल भी जो है वो आता है जिसे हम
एसिटाइल कोलिन कहते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, डेट रिमेन इन द साइनेप इज़ रैपिडली डिकम्पोज बाय एन एंजाइम कॉल्ड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। अच्छा, जब हमारी मसल्स के पास नर्व सिग्नल आना रुक जाता है तो हमारी मसल्स जो है वो रिलैक्स करना शुरू होती हैं, और वहाँ पे एक केमिकल होता है जो बेसिकली नर्व और मसल के दरमियान में मौजूद होता है, जिसे हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम होता है, अच्छा फिर एक एंजाइम्स भी आता है जिसे हम एसिटोल कोलिन बोलते हैं। ये एसिटोल कोलिन एस्टरेज, ठीक है, ये क्या करता है, इस केमिकल को ब्रेक डाउन कराता है, और ये जो ब्रेक डाउन होती है ना, बेसिकली ये मसल्स को रिलैक्स कराने में हेल्प कराती है। साथ साथ एक नए सिग्नल जब आता है तो उसके लिए रेडी होने में भी जो है वो हेल्प कराती है। सही है, बिल्कुल इस तरह जैसे एक क्लीन अप क्रू हो, सही है, तो वो मसल के सिग्नल से गेट रेड होने के लिए जो है ना वो उसको क्लीन अप करे, और मसल ताकि सांस ले सकें, सुकून ले सकें, तो इस वजह से उनको रिलैक्सेशन दिया जाए बेसिकली। ठीक है, तो उसमें एक एंजाइम का हाथ होता है जिसे हम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कहते हैं। सही है, ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये बेसिकली साइनेप्स में भी मौजूद होता है, और मोटर एंड प्लेट की मेम्ब्रेन में, यानी कि हमारी जो मसल की सरफेस है ये वहाँ पे भी मौजूद होता है। सही है, अच्छा, द एक्शन ऑफ एसिटोल कोलिन एस्टरेज प्रिवेंट्स द सिग्नल नर्व इम्पल्स फ्रॉम कंटिन्यूसली स्टिम्युलेटिंग मसल, यानी कि एसिटाइल कोलिन बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी मसल्स के ऊपर जो नर्व इम्पल्सेस आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो उनको प्रिवेंट कराते हैं ताकि मसल फाइबर जो है वो स्टिमुलेट कर सके, यानी कि थोड़ी सी सांस ले सके, सुकून ले सके। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द सेकेंड इवेंट व्हेन एसिटोल कोलिन इज़ ब्रोकन डाउन, यानी कि दूसरे इवेंट में, पहला इवेंट तो होता है जब वो ब्रेक डाउन होता है और हेल्प कराता है मसल्स को रिलैक्स कराने में, नेक्स्ट सिग्नल की रेडी कराता है। अब दूसरे इवेंट में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जब ब्रेक डाउन होता है तो जो सार्कोलेमा का स्टिमुलस है, सार्कोलेमा क्या है, मसल फाइबर की आउटर कवरिंग है, यानी कि मेम्ब्रेन है, उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। तो सार्कोलेमा का जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस मींस कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट या चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सार्कोलेमा का स्टिमुलस जो है एंड द मेम्ब्रेन विद इन द मसल फाइबर सीजेस, और जो भी मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर की वो सीज हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। ठीक है, अच्छा, द कैल्शियम पम्प, जो कैल्शियम आयंस है बेसिकली जिनको ATP की ज़रूरत होती है, ATP एक काइंड ऑफ एनर्जी है बेसिकली, ये क्या कराती है, क्विकली मूव करती है कैल्शियम आयंस को, ताकि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि जो सेल का स्टोरेज वाली जगह है वहाँ पे कैल्शियम आयंस जो है वो जाते हैं, और यहाँ पे कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है साइटोसोल में ये कम हो जाती है, जिससे मसल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर पाती हैं। सही है, मसल के फाइबर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर पाते हैं।